नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो राहुल गांधी पहुंच गए हाथरस और एक पार्क में बैठ कर के जो पीड़ित हैं उनके कुछ परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उसकी रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। स्टिल फोटोग्राफी तो होती ही है जब कोई इस तरह का नेता जाता है। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी गए क्यों थे। राहुल गांधी ने कहा कि साहब अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए, प्रशासन को, सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए। पर जो बाबा है सूरजपाल, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उस पर एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहे। इसी तरीके से हम देख रहे हैं, ना तो मायावती का कोई स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर, और अखिलेश यादव की तो चूंकि तस्वीरें भी निकल गई हैं और वीडियो भी निकल गए हैं सोशल मीडिया में, और ये उनकी ख्याति भी हो गई है कि वो तो बाबा के मुरीद हैं या बाबा इनके बहुत करीब हैं। तमाम तरह की बातें, और जिस तरह से राम गोपाल यादव के बयान आए हैं और जिस तरह अब योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, योगी आदित्यनाथ ने तो एक तरीके से इनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उन्होंने ये संकेत भी दिए हैं, बल्कि स्पष्ट ही कह दिया है, संकेत क्या दिए हैं कि इस पूरे कांड में साजिश हो सकती है। और जो न्यायिक आयोग बना है या दूसरी जांच बैठाई गई है और जो प्रारंभिक एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये बात मानी गई है कि गैर जिम्मेदारी तरीके से, बदइंतजामियों की वजह से, कुछ दूसरे कारणों की वजह से ये सब कांड हुआ है। साहब 100 से ज्यादा लोगों की मौत, और अखिलेश यादव ये कह दें कि साहब इस तरह के आयोजन तो उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में होते रहते हैं। और आपके रामगोपाल इसकी तुलना सबरीमाला से जोड़ दें। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन कुछ सवाल तो उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए हमें। सीधे जुड़ते हैं लखनऊ से, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। तो भट्ट साहब से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, नहीं जाते। तमिलनाडु में अभी शराब पी करके 56 दलितों की मृत्यु हो गई, वहां भी नहीं गए। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में कुछ भी हो जाए, कोई बयान नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, कोई दौरे नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। बीजेपी रूल्ड स्टेट में कुछ भी हो जाए तो या तो ये या इनकी बहन जी या कांग्रेस के दूसरे नेता जरूर हाजिरी लगा देते हैं। ये राजनीतिक स्कोर करने का समय है क्या? देखिए, बहन जी तो 2017 के चुनाव के बाद उनका नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई और भी तमाम घटनाएं हुई जो बहुत ही भयानक थी। लेकिन उनका कभी आज तक ना उस पर कोई ट्वीट आया, ना उनका बयान आया। राहुल गांधी को लगता है कि कहीं कोई ट्रेजेडी हो, कहीं कोई ह्यूमन सफरिंग हो, मानव की पीड़ा हो, वहां पहुंच जाओ, लोगों को गले लगाओ, उनके सिर पे हाथ फेरो, बस अपना काम हो जाता है। राहुल गांधी का वास्तव में तो ये जो वर्ग समाज का है, जो और जिसको माना जाता है कि ये बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड है, उससे कभी कोई उनका लेना देना रहा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको ये साफ साफ बता दिया था लोकसभा में डिबेट में कि आपकी सीटें 543 में 99 आई हैं, 100 में 99 नहीं आई हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया, उनको अभी भी लग रहा है कि उनकी सीटें 100 में 99 हैं, वो लीडर अपोजिशन हो गए हैं और वो देश के बहुत बड़े नेता हो गए हैं। और जिस तरीके से लोकसभा में जो उनका बहुत ही असंसदीय और बहुत ही मैं कहूंगा जो उनका दुराचरण था, ऐसा लोकसभा के इतिहास में कभी किसी लीडर अपोजिशन ने, किसी सांसद ने
ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है, लेकिन जो उनके जबान पे जो ताला लगा हुआ था, उसकी वजह केवल शायद ये थी कि जो उनके सबसे बड़े गठबंधन के साथी हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और ये जो भोला बाबा हैं, ये मूल निवासी मैनपुरी के हैं। मैनपुरी आपको मालूम है समाजवादी पार्टी का कोर एरिया है, और मुलायम सिंह यादव यहाँ से लगातार एमपी रहे हैं। आजकल अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहाँ से एमपी हैं। तो एक तो ये उनका कारण था, लेकिन अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है। राहुल गांधी ने जिस तरीके का व्यवहार लोकसभा में किया, जिस तरीके का उनका अपमानजनक व्यवहार था प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनका एकमात्र जो टारगेट था कि किसी तरीके से हमको नरेंद्र मोदी को ह्यूमिलिएट करना है, इनको प्रोवोक करना है, इनको भड़काना है, ताकि ये अपनी मर्यादा के बाहर आकर के हमारा मुकाबला करें। और राहुल गांधी को मैं एक बात ये बता दूं, एक बहुत पुरानी किताब है सॉल एलेंस्की की, ये क्या नाम है, ये रूल्स ऑफ रेडिकल्स। तो इसके जो नियम हैं, राहुल गांधी बिल्कुल इसका पालन कर रहे हैं एग्जैक्टली। और एक फ्रेंच ऑथर है जो इंडिया में रहता है, क्रिस्टोफ जेफरले, वो इनका सबसे खास सलाहकार है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो, तो इससे ये स्पष्ट है कि जहां कहीं भी कोई फॉल्ट लाइन होगी, जहां कहीं भी ऐसी कोई घटना होगी जहां वो समझते हैं, उनको लगेगा कि वो अपने प्रमुख विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो वो ऐसा अवश्य करेंगे। लेकिन लोकसभा में जो उन्होंने किया, उसके बाद से एक बात बहुत साफ स्पष्ट हो गई है, अखिलेश यादव के लिए राहुल गांधी ने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जिस तरीके की आक्रामक राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उस राजनीति का निर्वाह कांग्रेस तो कर लेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो लंबे समय तक इस राजनीति की राह पे नहीं चल सकती, सस्टेन नहीं कर सकती। लेकिन अखिलेश यादव ने अब शेर की सवारी कर ली। अगर शेर की सवारी कर ली है तो 2027 में विधानसभा का चुनाव है। अब वो शेर की सवारी अगर वो करे रहते हैं तो वो लगातार जो है कांग्रेस में इस गठबंधन में वो हाशिए पे चले जाएंगे, और पूरी जो पॉलिटिकल स्पेस है यूपी की भी, वहां पे कांग्रेस लगातार अपनी जगह बढ़ाती चली जाएगी। अगर वो शेर से उतरते हैं तो खतरा है कि उनका मुस्लिम वोट भाग जाएगा। तो ये राहुल गांधी की जो राजनीति जो लोकसभा में थी और जो उन्होंने आज हाथरस में किया, तो इससे बहुत बड़ा संकट। और मैं आज आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, 4 जून के बाद से इंडी गठबंधन को और खास करके यूपी में अखिलेश यादव को जो मजा आने लगा है, वो उनके लिए सजा बनने वाला है। अब आते हैं घटना के ऊपर। ये घटना हुई है मंगलवार को। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की शाम को ही एक वरिष्ठ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह, जो अतरौली अलीगढ़ के कल्याण सिंह के पौत्र हैं, उनको रवाना किया। उनके साथ में चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को भेजा। वो उसी शाम वहां पहुंच गए। अगले दिन मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच गए और वो वहां लगभग 7 घंटे रहे। अलीगढ़ भी गए, हाथरस भी गए, गांव में भी गए, दोनों जिलों के अस्पतालों में भी गए, लोगों को भी सबसे मिले, उनके परिवार वालों से मिले, और सबको जो है वही मुआवजे की घोषणा की। और वो मुआवजा लगभग बढ़ भी गया है आज काफी हद तक। और मुख्यमंत्री ने और थर्सडे की सुबह 3 सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा भी हो गई। उसके चेयरमैन एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, और एक रिटायर्ड डीजीपी है, और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है, हेमंत राव। तो ये उसने काम अपना आज शुरू कर दिया है। उसको लखनऊ में विकास भवन में ऑफिस भी अलॉट हो गया है, और सारे अधिकारी आ गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से की उनको रिपोर्ट मिल गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक एसआईटी गठित की थी और उससे त्वरित रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है। तो और शायद कल या परसों में एक दो दिन में ये आयोग जो है हाथरस का दौरा करेगा। तो मुख्यमंत्री के इतने प्रॉम्प्ट एक्शन की शायद उम्मीद अखिलेश यादव को नहीं थी। तो मुख्यमंत्री की त्वरित कार्रवाई का असर ये हुआ कि उन्होंने राजनीतिक दलों को, विरोधी दलों को इसमें राजनीतिक वो अपनी रोटी सेकें, उन्होंने इस संभावना को बहुत सीमित कर दिया। यानी केवल बयानबाजी हो सकती है। और ये बात आज राहुल गांधी के दौरे में साफ दिखी।
राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा बयान नहीं दिए, सिवाय सिवाय इतना कहा कि सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन की लापरवाही है और मुआवजा बढ़ाइए, उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने भोला बाबा का नाम नहीं लिया। उन्होंने जो जो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट की जो आलोचना की है वो बिल्कुल औपचारिक है, रस्मी आलोचना है, क्योंकि लोग कहेंगे साहब आप मौके पे गए थे और आपने आलोचना भी नहीं की, तो आप वहां गए किस लिए थे? तो और तो जैसे कि उम्मीद थी कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है, एक बड़ा मीडिया इवेंट होता है और बड़े जो है आक्रामक किस्म की बयानबाजी होती है, भाषण दिए जाते हैं और नारेबाजी होती है, स्वागत होता है। तो आपने देखा होगा आज वहां पे कांग्रेस के नेताओं की भी उपस्थिति बहुत बड़ी संख्या में नहीं थी, कोई वहां नारेबाजी नहीं हुई, कोई राहुल गांधी का हीरोइक वेलकम नहीं हुआ। तो यानी यूपी गवर्नमेंट की त्वरित कार्रवाई से उसमें विरोधी दलों के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने की संभावना लगभग नगण्य हो चुकी थी। घटना हर लिहाज से बहुत ही ट्रेजिक है। ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। मेरा ख्याल है सरकार आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करेगी और सरकार जरूर कहेगी कि अब इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। यूपी जो है उत्सव, हमारा देश उत्सव धर्मी देश है। यहाँ साल में 12 महीने भिन्न भिन्न किस्म के मेले होते ही रहते हैं और अभी 22 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है, सावन का महीना शुरू हो रहा है, गुरु पूर्णिमा आएगी। आपने देखा है गांव गांव में जो है आयोजन होते हैं, भोज बनते हैं और बड़े उत्सव से मनाया जाता है। फिर रक्षाबंधन है और फिर इसका अंत होगा दिवाली के बाद, कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है। गंगा नदी के किनारे हर जगह मेला होता है, सबसे बड़ा मेला अयोध्या में होता है कार्तिक पूर्णिमा का। हर साल इलाहाबाद में फरवरी में माघ मेला होता ही होता है। अगले साल बहुत बड़ा जो है इलाहाबाद में वो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन है, उसमें कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो ये सबसे बड़ी बात ये रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में कोई ऐसी घटना हुई, एक दुखद घटना हुई, लेकिन उसमें विरोधी दलों को राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर नहीं दिया सरकार ने और जितना प्रशासनिक तौर पे ह्यूमनली जो किया जाना संभव था वो सरकार ने करके दिखाया। साहब ये बताइए, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हुआ, पूरे देश विदेश के मीडिया में महीनों तक वो घटनाएं चलती रही। कांग्रेस पार्टी क्यों चुप्पी साधे रही? इनका पूरा इकोसिस्टम क्यों चुप्पी साधे रहा? सर राहुल देखिए गांधी वहां क्यों नहीं गए? हम्म, तमिलनाडु में अभी 56 लोगों की मौत हो गई, दलित समुदाय से थे, वहां भी राहुल गांधी नहीं गए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है राजनीति में इनके? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सेलेक्टिव आउटरेज है कि जहां पे हमारा राजनीतिक लाभ है वहां पे नाराजगी हम दिखाएंगे, वहां अपना हम आउटरेज दिखाएंगे, वहां हम विरोध करेंगे और हम अपनी जो राजनीतिक सुविधा के अनुसार ही हम जो रिएक्शन देंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध की गंभीर घटनाएं हुई। उदयपुर में आपको याद होगा जून 2022 में एक कन्हैया कुमार दर्जी का अल्लाह अकबर के नारे के साथ गला काट दिया गया। क्या कभी राहुल गांधी वहां गए? क्या कभी प्रियंका गांधी वहां गई? क्या कभी अशोक गहलोत वहां गए? क्या कभी राहुल गांधी का कोई वहां बयान आया? कभी नहीं आया। तो ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके बारे में ये बात कहा जाता है लेफ्टिस्ट के बारे में, सेलेक्टिव ये सेलेक्टिव लेफ्टिस्ट आउटरेज ब्रिगेड। ये वामपंथियों की एक ऐसा समूह है जो केवल अपनी सुविधा के अनुसार जो घटनाओं को तय करता है, यहाँ हमको बोलना है, वहां हमको नहीं बोलना है। तो अभी और खाली संदेश खाली क्यों? अभी जून के महीने में जिस तरीके से दिनाजपुर में एक हिंदू महिला को एक तृणमूल कांग्रेस का एमएलए हमीदुर रहमान है, एक उसके कार्यकर्ता ने, तजमुल हसन है जिसको वहां पे जेसीबी कहा जाता है, यानी उसका वहां आतंक है। जिस तरीके से उसने हिंदू दंपति को मारा पीटा और उसका नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने संज्ञान लिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिस दिया, उनसे जवाब मांगा, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई आउटरीच कहीं कोई जो है इसका संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये कांग्रेस की कांग्रेस ने अभी बिल्कुल दिखा दिया है कि ये बिल्कुल जो है अब ये जिहादी झुंड बन चुकी है, ये घनघोर राष्ट्र विरोधी है, ये घनघोर हिंदू विरोधी है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में बहुत साफ कहा था लोकसभा में कि आप भारतीय सेना को जब हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं
इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, आर्मी के लिए कोई हम जो है नए आर्म्स खरीद रहे हैं, हर जगह आप जो है अड़ंगा डालते हैं। रफाल के मुद्दे पे आपने इतना बड़ा झंडा खड़ा किया, प्राइम मिनिस्टर को चोर तक आपने कहा, चौकीदार चोर कहा, तो मोदी ने पूछा भी था ये आप किसके लिए कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं? जाहिर है चाइना के इशारे पे कर रहे हैं। और अब तो ये बात जो है जो यूपी के डीजीपी हैं ब्रजलाल साहब जो 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 इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं और डीजीपी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय, उन्होंने तो राज्यसभा में खुल के कह दिया है ये सारा काम कांग्रेस ग्लोबल डीप स्टेट के इशारे पे कर रही है और उसका सरगना है जॉर्ज सोरोस और उसका संगठन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की इंडिया ब्रांच का जो नेता है वो हर्ष देर है, रिटायर्ड आईएएस अफसर है और वो सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी रह चुका है और दिल्ली में हर्ष हाँ मंदर। हाँ हर्ष मंदर, उसको अंग्रेजी में उसको मंडेर कहते हैं। तो जो अंग्रेज लोग हैं उसको मंडेर कहते हैं, वो उसका नाम अलग होगा। हम लोग तो मंदिर ही जानते हैं। और तो वो जो दिल्ली का सेकुलर गिरोह है, जो राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, बीजेपी विरोधी जो गिरोह है, उसका बहुत बड़ा वो एक पिलर है। तो ये सारी बातें खुल के अब सामने आ गई हैं और जैसे जैसे समय गुजरेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात और कही है, दिल्ली का इकोसिस्टम जो भाषा समझता है अब हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो यानी राहुल गांधी के भाषण ने, राहुल गांधी के इतने अपमानजनक ह्यूमिलेटिंग भाषण के बाद अब उन्होंने बेटर लाइन बिल्कुल साफ खींच दी है। सरकार ने भी तय कर दिया है कि अब इसका जवाब मिलेगा। थोड़ा वेट करिए। वो जो बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के आचरण को लेकर के एक कंप्लेंट फाइल की है स्पीकर के पास, उसका इंतजार करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 39 मुकदमे पेंडिंग हैं डिफेमेशन के। अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर की डील हुई थी इटली से, जिसमें 2600 करोड़ रुपया कांग्रेस के नेताओं को, बड़े नेताओं को रिश्वत दी गई थी। जिन लोगों ने रिश्वत दी थी वो इटली की कोर्ट से उनका तो कन्विक्शन हो चुका है, वो अपनी 4 साल 5 साल की सजा भी काट चुके हैं। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने पैसे लिए वो अभी भी ऐश कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। और जो इस डील को कराने वाला जो आदमी मिडिल मैन था, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है, क्रिश्चियन मिशेल, वो दिसंबर 2018 में उसका दुबई से इंडिया प्रत्यर्पण हो चुका है, वो जेल में है। और ये पूरे सेकुलर गिरोह ने उसकी जी तोड़ कोशिश की कि उसकी बेल हो जाए, लेकिन पिछले वर्ष दिसंबर में उसकी बेल सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। और राहुल गांधी को ये बात याद रखनी चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो हजारों करोड़ का जो घोटाला है, उसमें वो बेल पर बाहर हैं, वो और उनकी माता जी, वो बेल पर बाहर हैं। तो अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तीखी होगी। और आने वाले दिनों में ये तीखी इसलिए भी होगी कि 3 महीने बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में असेंबली के चुनाव हैं और यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। तो ये जो है, ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तीखी होगी। ये जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इस पर मैं आता हूं अभी। मैं ये जानना चाहता हूं, जब राजीव गांधी कांग्रेस को देख रहे थे, तो यहाँ मुलायम सिंह यादव की उन्होंने मदद की थी जब वो मुख्यमंत्री थे और उनको कांग्रेस के समर्थन की जरूरत थी। दूसरी गलती कांग्रेस ने की थी जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1996 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 299 या 300 सीटें दे दी गई थी लड़ने के लिए, या 324, और कांग्रेस जो है वो 99 के आसपास या 96 के आसपास सीटों पर लड़ी थी। यानी 300 सीटों के आसपास ऐसी थी जहां ना कांग्रेस का झंडा था, ना डंडा था, ना प्रत्याशी था, ना कार्यकर्ता था। इन 2 घटनाओं ने कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया उत्तर प्रदेश में और फिर यह कभी पनप नहीं पाई। अब जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे कि ये अब अखिलेश यादव को निगल ना जाए और अखिलेश यादव के कंधे पर चढ़ कर के आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि हमने लोकसभा में ये देखा है, राहुल गांधी की सलाह पर जिस तरीके से
अखिलेश यादव भी उनके बराबर में बैठे और फैजाबाद से निर्वाचित अवधेश पासी को भी अग्रिम पंक्ति में बैठाया गया और जिस तरीके से वेल में जाकर के प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सारे विपक्षी सांसदों को जबरन हाथ पकड़ करके हाँ, राहुल गांधी के करीबी उनको डायरेक्शन दिया। हाँ, गोगोई लेकर के आ रहे थे। एक तरीके से पूरे विपक्ष के पार्टियों के सांसदों को भी ये डोमिनेट करना शुरू कर चुके हैं और अखिलेश यादव दबे छुपे से बैठे हुए थे, खिसियाए हुए से बैठे थे, जैसे उनकी कुछ नहीं चल रही है, जो भी डायरेक्शन राहुल गांधी दे रहे हैं वही हो रहा है और उन समेत डीएमके और दूसरी पार्टियों के सांसद भी वो सब करने को मजबूर हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा खतरा है और विपक्षी दल उनके नेता राहुल गांधी की ये एरोगेंसी और डोमिनेशन कब तक झेलेंगे? देखिए, कांग्रेस में मुसलमान वोटों की वापसी की शुरुआत पिछले वर्ष मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी और आपको याद होगा कर्नाटक का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जेडी सेकुलर जो जो देवगौड़ा की पार्टी है, ये तीनों अलग अलग लड़े थे। जनता दल सेकुलर ने उस समय 22 कैंडिडेट खड़े किए थे मुसलमान, सबके सब हार गए थे और सारे और बैटल बिल्कुल एकदम बाइपोलर बैटल हो गई थी। तो मुसलमानों ने एक मुश्त साथ दिया था कांग्रेस का। बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट शेयर उतना ही था, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार वहां नहीं बना पाई और भारत के चुनाव में वोट शेयर आपका वोट शेयर और सीटों की संख्या में कभी सीधा संबंध नहीं होता है। तो और उसके बाद तेलंगाना में चुनाव हुआ। तेलंगाना में भी जो आपका मुस्लिम वोट था वो केसीआर की पार्टी जो 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 भारत राष्ट्र समिति पार्टी से शिफ्ट होकर कांग्रेस की ओर चला गया। तो इन दो चुनावों ने कांग्रेस को ये ताकत प्रदान की, कांग्रेस को ये भरोसा हो गया कि अब जो है मुसलमान वोट हमारे साथ आएगा। तो वही यूपी में हुआ और जब कांग्रेस से अलायंस समाजवादी पार्टी ने किया तो ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि ये अलायंस करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे तो जो मुस्लिम वोट है वो हमसे छिटक जाएगा और ये अलायंस मुस्लिम वोट के दबाव में हो रहा है। अब अगर इसी तरीके से कांग्रेस का अगर डोमिनेटिंग एटीट्यूड रहा, वो अपना जो है वो अपना वर्चस्व बनाने की राह पे चलते रहे, जैसा कि वो 4 जून के इलेक्शन के परिणाम के आने बाद से लगातार चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के साथ ये संबंध बनाए रखना दिनों दिन मुश्किल होता जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी गठबंधन तोड़ना आसान इसलिए नहीं होगा। कांग्रेस केवल मुस्लिम वोटों के सहारे उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर सकती। कांग्रेस के साथ अभी किसी भी मुस्लिम वोट के अलावा कोई अन्य जाति या कोई अन्य सोशल ग्रुप या कोई अन्य समाज, वो चाहे सवर्ण वर्ग से हो, चाहे पिछड़े वर्ग से हो, चाहे दलित समाज से हो, अभी भी खुलकर सामने नहीं आया है। और अगर ये अलायंस टूट भी जाएगा तो भी समाजवादी पार्टी का जो अपना यादव वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट ही रहेगा। और क्योंकि समाजवादी की पार्टी के पास अपना 12-15 से 18% वोट बैंक, उसका जो है अपना कोर वोट बैंक रहेगा, तो वो इस स्थिति में रहेगी कि वो 5, 7, 8, 10% वोट पेरिफेरल वोट वो अट्रैक्ट कर ले, तो वो 25 से 30% के वोट शेयर पे आ सकती है कांग्रेस से अलग होकर लड़ने के बाद भी। तो ये जो है अगर इनकी बढ़ेगी और जिस तरीके से ये डोमिनेट कर रहे हैं और ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिकल स्पेस को लगातार सीमित कर रहे हैं, जैसा हमने लोकसभा के दौरान हमने देखा, तो ये जो है ये समस्या अखिलेश यादव के लिए बढ़ेगी और ये अभी तो चल जाएगा कुछ महीने, लेकिन ये समस्या का जो विकराल रूप है वो 2026 के अंत में आते आते एकदम सामने आ जाएगा। और ये जो इनके बड़े बड़े दावे हैं कि ये गठबंधन 27 के चुनाव में भी चलता रहेगा, विधानसभा के चुनाव में, ये एकदम खोखला नारा है। और दूसरी बात ये है, 2024 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो बढ़त मिली है, ये झटके वाली है, ये हलाल नहीं है, ये फ्लूक है, ये वन टाइम का चमत्कार है। ये इनका नारा चल गया
कि साहब हम जो है फ्री अनाज 10 किलो कर देंगे, हम खटाखट 8,500 रुपए महीने में आपको देंगे, और जो है ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और दूसरा, लोगों में एक वास्तविक नाराजगी एक बड़े वर्ग में थी, जो जो यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का हुआ। इट वॉज एन एक्ट ऑफ क्राइम। ये और ये बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी असफलता है कि ये अपनी वास्तविक उपलब्धि को जनता को बता नहीं पाती। यूपी के इतिहास के बारे में लोग भूल जाते हैं। अखिलेश यादव के जमाने में दर्जनों बार पेपर लीक हुए थे, और जो आदिदस सेवा आयोग है, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, वहां 4 बार आग लगी थी। और वहां पे मामला, और अखिलेश यादव के जमाने में हर भर्ती परीक्षा का मामला या तो हाई कोर्ट गया या सीबीआई गया। योगी जी के जमाने में सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद इतना मैसिव क्रैकडाउन हुआ है। उत्तर प्रदेश से लोग पकड़े गए, हरियाणा से लोग पकड़े गए, कुछ लोग मध्य प्रदेश में पकड़े गए, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई हैं, और ये पूरा जो संगठित गिरोह था उसकी कमर तोड़ दी गई है। और ये गुजरात की जिस बताइए कंपनी ने ये एग्जाम कराया था उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये और बताइए अब यह पेपर लीक नहीं होगा यूपी में कभी अब। जी, जी, जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोकसभा के उस समय के अगर हम चित्र देखें, वीडियो देखें, जब मुलायम सिंह यादव लोकसभा में बैठे होते थे, मेरे विचार से हमने और आपने कभी नहीं देखा कि मुलायम सिंह यादव कभी कांग्रेस के लिए आरक्षित दीर्घाओं में अग्रिम या दूसरी पंक्ति में बैठे हों। वो हमेशा इनकी दीर्घाओं वाली जो साइड होती थी उसको छोड़ कर के दूसरी या तीसरी दीर्घा में बैठते थे अग्रिम पंक्ति में। ये अखिलेश यादव बहुत बड़ी रणनीतिक चूक कर रहे हैं राहुल गांधी के बराबर में बैठ कर के। ये तो आप देख ही चुके हैं, जो लोकसभा में हो चुका है अभी जो है 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। 2017 में जब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की अध्यक्षता में, जब अखिलेश यादव अध्यक्ष बन गए थे लोकसभा चुनाव के हुए असेंबली चुनाव के दौरान, डेट मुझे याद है 15 जनवरी 2017 को चुनाव आयोग ने इनको अध्यक्ष मान लिया था। उसके बाद भी उस समय भी मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस से गठबंधन का विरोध किया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो आज है, ये वही पार्टी है जो 1967 में जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के बाहर आए थे, जो उन्होंने लोकदल बनाया था, फिर वो भारतीय क्रांति दल हो गया, फिर वो भारतीय लोकदल हो गया, और फिर उसका 87 में विलय हो गया जनता दल में। और 1990 में मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद उस पर यादवों का कब्जा हो गया। और जो उसके वास्तविक संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह, उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह को मुलायम सिंह यादव ने एक मंडल का नेता बना दिया, जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। तो अब जो है तो इस पार्टी का जो इतिहास है 1967 से लेके लोकसभा चुनाव के पहले तक का, वो इसका जन्म ही गैर कांग्रेसवाद के गर्व से हुआ है। तो और यादव वोटर जो है, जो इसका ओबीसी वोटर जो समाजवादी पार्टी का है, वो कभी भी कांग्रेस का सहज मतदाता नहीं बन सकता, कभी वो हो ही नहीं। जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो एंटी कांग्रेस है। वो बीजेपी से, भारतीय जनसंघ से और लोकदल के साथ आने का तो लंबा इतिहास है। 1967 में जब चौधरी साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनको भारतीय जनसंघ के 92 एमएलए का समर्थन प्राप्त था, और उस सरकार का नाम था संयुक्त विधायक दल सरकार, एसपीडी गवर्नमेंट उसे बोलते थे। 1977 में लोकदल और जनसंघ का मर्जर होकर के, विलय होकर के जनता पार्टी बनी थी। 1989 में जनता दल और बीजेपी का अनौपचारिक समझौता था, और वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी के 86 एमपी ने उनको बाहर से समर्थन दिया था। लेफ्ट पार्टी के भी 66 एमपी थे, उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था। लेकिन इतने सहज संबंध लोक दल के या जनता दल के या बाद में समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से कभी नहीं रहे। और आइडियोलॉजिकल आधार पे इतना बड़ा शिफ्ट अगर अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में कांग्रेस इनको जप लेगी, कांग्रेस ये इनका वोट बताइए लगभग खा जाएगी। ये बताइए चुनाव मिलकर के लड़े, कुछ सभाएं भी साथ की, कुछ रोड शो वगैरह में भी साथ दिखे, लोकसभा में हंगामा करना था तो भी साथ ही दिखाई दिए थे।
ये ट्यूनिंग अभी तक थी और जब राजनीतिक स्कोर करना हो तो राहुल गांधी अकेले पहुंच गए हाथरस। ये अखिलेश यादव इससे असहज हुए होंगे क्या? इनके देखिए, इस तरीके के अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी की, सरकार को जिम्मेदार ठहराया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें जिम्मेदार ठहराया, पुलिस की आलोचना की। लेकिन अखिलेश यादव के भोला बाबा से गहरे संबंध हैं। उनके लास्ट ईयर नवंबर 21, मुझे डेट याद है, इनके ट्वीट्स हैं। और चूंकि मैनपुरी तो जो है समाजवादी पार्टी का कोर एरिया है, वहां से लगातार मुलायम सिंह यादव एमपी रहे हैं। 2 बार लगातार वहां से उनकी पत्नी डिम्पल यादव एमपी हो रही हैं। नवंबर 22 के लोकसभा के उपचुनाव में वो सांसद हुई और अभी फिर हुई अभी 24 के लोकसभा चुनाव में। तो अखिलेश यादव का जो इलेक्टोरल इंटरेस्ट है, जो उनका वोट बैंक के जो अपने कंपल्शंस हैं, उसके कारण वो सारा उनका हमला सरकार के ऊपर तो हो रहा है। लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि भोला बाबा जब अपने मंच पे बैठे थे उसको सत्संग कहना गलत होगा। वो सत्संग नहीं था, ना ही वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है। तब उनके किसी सेवादार ने मंच से घोषणा की कि जब बाबा निकलेंगे तब उनकी जो पैरों की धूल जो भी ले लेगा और अपने माथे से लगा लेगा तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो एकाएक 50,000 लोगों की भीड़ उनकी कार की ओर पड़ी। इसके कारण हुआ है वहां पे स्टैम्पीड, जो वहां भगदड़ मची है। और इनके तमाम जो भी आयोजन इनके होते थे, हमेशा 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख लोग आते थे। लेकिन इस बार जो दुर्घटना हुई है उसकी वजह ये घोषणा मानी जा रही है कि जो एकाएक लोग दौड़ पड़े उनकी गाड़ी के पीछे, और लोग जो है एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। और जो एक बार और ये भगदड़ का इतिहास है, जो एक बार गिर जाता है फिर वो उठ नहीं पाता है। ये ऐसी घटना लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में भी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की 2008 में रैली थी, एकाएक अनाउंसमेंट हुआ कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही थी अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी, और भीड़ भागी। उसमें जो है लोग चपेटे में आ गए और उसमें भी 2 लोग मारे गए थे। ऐसी घटना कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान ही रेलवे स्टेशन पे हुई थी। ये बीच में अनाउंसमेंट हुआ कि साहब ये गाड़ी का प्लेटफॉर्म नंबर बदल गया है, तो लोग भागे। तो ये जो है तो इसमें पुलिस को जिम्मेदार ठहराना भी गलत है, क्योंकि जो इन्होंने कहा था कि साहब आप इतने आदमी भेज दीजिए, बाकी सारी व्यवस्था का नियंत्रण संचालन हमारे सेवादार करेंगे, यही उनके होता आया है। लेकिन ये जो घोषणा हो गई कि भैया मट्टी लगा लो, ये चरण की धूल लगा लो और समस्या का समाधान हो जाएगा, ये घटना इसलिए हुई है। और यही कारण है कि ये अखिलेश यादव का भी जो है ये उनकी पॉलिटिकली एक ऐसी कमजोर नस है कि जो वो सरकार के बारे में तो बोल रहे हैं, लेकिन भोला बाबा के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव मेरे ख्याल से जाते भी नहीं, अगर राहुल गांधी उनको बुलाते भी तो वो वहां जाते भी नहीं। और अभी तक बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख जो है मैडम बहन जी का भी कोई बयान नहीं आया है। और जाटव समाज के जो एमपी हुए नगीना से चंद्रशेखर आजाद, उनका भी अब तक इस मुद्दे पे कोई बयान नहीं आया है। अब आखिर में मैं उन 10 विधानसभा सीटों की बात करता हूं आपसे जिनका आपने जिक्र किया था कि उनमें उपचुनाव होने हैं। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास दलित हैं, 11% जाटव हैं, 3.5% पासी हैं, कोरी भी हैं, धोबी भी हैं, हाँ, जो अन्य हैं वो दो भी 4.5। दो प्रमुख हैं, जाटव और पासी। तो ये जो सूरजपाल का कोई नाम ही लेने को तैयार नहीं, उसको कोई जिम्मेदार ही ठहराने को तैयार नहीं, एफआईआर में भी उसका कोई नाम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जरूर बयान दिया है कि किन सज्जन के साथ उनका तस्वीर है, ये जरा देख लीजिएगा, और साजिश की भी उन्होंने बात की है। लेकिन जब पूछा जाता है कि सूरजपाल का नाम क्यों नहीं है, तो शासन प्रशासन से यही कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसका नाम आ जाएगा।
तो ये 10 सीटों का जो उपचुनाव है, इसलिए कहीं दलित नाराज ना हो जाएं, कहीं जाटव नाराज ना हो जाएं, कहीं पासी धोबी ये नाराज ना हो जाएं, इसलिए सब चुप्पी साधे रहो। देखिए, जाटव समाज की आबादी पश्चिम में ज्यादा है। इटावा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, मेरठ। जैसे जैसे आप आएंगे पूरब तो खासकर सेंट्रल यूपी जो है, यहाँ पर जो है पारसी समाज की आबादी ज्यादा है। तो यहाँ मुझे और यहाँ पे बीजेपी के सामने चिंता अवश्य होगी कि दो लोकसभा चुनाव में पारसी समाज का वोट कुछ बीजेपी से शिफ्ट हुआ है। तो और ये विधानसभा के उपचुनाव में ये बात भी सामने आ जाएगी कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसका कारण तात्कालिक था कि 10 किलो अनाज मिलेगा, 8,500 रुपए मिलेगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और साहब ये सरकार तो जो है कोई परीक्षा करवा नहीं सकती, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सारी बातें लोगों के सामने आ चुकी, सच्चाई क्या है। तो और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर होगा कि वो अपनी सीटें जो उसकी खाली हुई हैं हुई है विधानसभा की, उसके साथ साथ जैसे वो अयोध्या की सीट अगर जीत सकती है विधानसभा की, सॉरी मिल्कीपुर की जो सीट अवधेश प्रसाद की है, या जो सीट कटहरी है अंबेडकर नगर बगल का जिला फैजाबाद के, जो 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 अकबर जो अंबेडकर नगर से एमपी बने हैं लालजी वर्मा। इस तरह बीजेपी अगर समाजवादी पार्टी की सीटों को जीत सकती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आएगा और जो अपोजिशन की जो एकाएक ताकत बढ़ी है, ये जो एक नया बुलबुला फूटा है, ये आने वाले 3 महीने में ये अपने आप ही फूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और जो लोकसभा में और ये लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में मामला एकदम अलग होता है। अगर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा लोकसभा चुनाव में कि नेशनल नैरेटिव के अभाव में मुद्दा बहुत लोकलाइज हो गया, तो कैंडिडेट के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी लागू हो गई और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो अब ये स्थिति बीजेपी के सामने विधानसभा सीटों में उपचुनाव में नहीं होगी और बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में होगी उन सीटों को जीतने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।